हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है इसको पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से हम देखेंगे। वो चाहे 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और आज इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी ग्लाइकोलिसिस साइकिल को डबल से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको अच्छे से यहीं पर समझ लेना है। बस आपको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से फोकस रहना है, बस इतना सा आपको ध्यान देना है। आप इसके ट्रिक्स भी हम देख लेंगे और हर तरीके से हम देखेंगे किस तरह से हमें कंप्लीट करना है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बेसिस पर। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, इसमें ब्रेकडाउन होगा, यानी कि ये कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। यानी कि पहली चीज आपको ये ध्यान देना है कि कैटाबोलिक साइकिल होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि ये कैटाबोलिक साइकिल है। यानी कि इसमें जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि 3 तरह के मेनली फूड सबस्ट्रेट होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट और एक होता है प्रोटीन। तो हम यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल देख रहे हैं, इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं। क्लियर? पहली चीज़ ये ध्यान देना है। यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट में हमने ग्लूकोज को लिया है, तो ग्लूकोज जो होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज में आपको पता है 6 कार्बन होते हैं। क्लियर? तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में टूटेगा और पायरुविक एसिड जो होती है इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 3 पायरुविक एसिड के अंदर यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है और इसी रिएक्शन को हम कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। अब इस चीज को हमें डिटेल में देखना है कि क्या क्या इस रिएक्शन के अंदर होता है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम तीनों चीज का मेटाबॉलिज्म देखेंगे, ग्लूकोज का भी देखेंगे, फैट का भी देखेंगे और प्रोटीन का भी देखेंगे। पर यहां पर केवल हम इस रिएक्शन के अंदर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर किसका देखते हैं? केवल ग्लूकोज का। क्लियर? तो देखिए, जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में टूटेगा और ये जो रिएक्शन होती है ये एरोबिक और अनएरोबिक दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में कॉमन पाथवे होता है। यानी कि ये जिनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है उनके अंदर भी होगी और जिनमें ऑक्सीजन अनअवेलेबल है उनके अंदर भी होगी इक्वली। यानी कि ये कॉमन पाथवे होता है बिटवीन एरोबिक एंड नॉन एरोबिक, दोनों के अंदर एक कॉमन पाथवे होता है ये। यानी कि आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें कोई ऑक्सीजन की किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपके पास ऑक्सीजन है या नहीं है, इसका फर्क नहीं पड़ता है। ये पहली चीज़ आपको ध्यान देना है। इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है चीज़ों को। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है। ग्लूकोज जो है इसके ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर और ये एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज। अच्छे से याद रखना है। जब हम 11th के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे एंजाइम को, जो हमारा एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स, तो उसमें एंजाइम्स को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो उसमें से ये एंजाइम आता है हमारा हेक्सोकाइनेज। क्लियर? तो हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और यहां पर एक आपका एटीपी जो है वो खर्च होगा, यानी कि उसका यूज होगा और वो एडीपी में कन्वर्ट होगा। ये अच्छे से आपको याद रखना है। एटीपी का यूज होगा और वो एडीपी में ब्रेक डाउन होगा। ये पहली चीज आपको याद रखना है। देखिए, तो यहां पर एक एटीपी का यूज हो रहा है। पहली रिएक्शन, जो पहली स्टेप है जहां पर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, इसके अंदर एक एटीपी का यूज हो रहा है, वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? और इस वजह से इस रिएक्शन को हम कहते हैं, पहली रिएक्शन को फास्फोरिलेशन रिएक्शन। अच्छे से याद रखना है, इनके स्टेप्स भी पूछे जाते हैं। क्लियर? वैसे आजकल नीट का जो पेपर आ रहा है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, पर एनसीईआरटी में ये चीजें दे रखी है।
क्लियर। तो इस वजह से आपको याद रखना है चीजें। तो पहली स्टेप के अंदर ग्लूकोज जो है, जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होता है हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंस में। और ये हेक्सोकाइनेस जो होता है Mg+2 जो मैग्नीशियम आयन होते हैं, ये इसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं मेनली। इस रिएक्शन के अंदर अधिकतर जगह पर मैग्नीशियम आयन यूज होता है, अच्छे से याद रख लेना है चीज। क्लियर। अब देखिए एटीपी से एडीपी बना, यानी कि एक एटीपी का यूज हुआ, इसलिए हमने रिएक्शन को क्या कह दिया है, फास्फोरिलेशन रिएक्शन कहा है। दूसरी स्टेप देखिए, दूसरी स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें ब्रेक डाउन होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो दूसरी स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ब्रेक डाउन होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। आइसोमर का आप मतलब जानते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जिनके केमिकल फॉर्मूले जो होंगे वो सेम होते हैं। क्लियर। जिनके मेन जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम आइसोमर कहते हैं। क्लियर। तो ऐसा ही अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज एक एल्डोज ग्रुप होता है, यानी कि इसके अंदर एल्डिहाइड होती है। क्लियर। एल्डिहाइड पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोज ग्रुप होता है, इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ये केवल डिफरेंस होता है, बाकी सेम होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये आपस में आइसोमर है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी आपस में क्या है, आइसोमर है। तो यहां पर रिएक्शन होगी वो क्या होगी, आइसोमेराइजेशन। सेकंड रिएक्शन क्या होगी, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होगी। और इसको जो एंजाइम कैटेलाइट करेगा इस रिएक्शन को, वो एंजाइम होगा फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज। और क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसको हम फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज भी कह सकते हैं। क्लियर। ये दो चीजें आपको अच्छे से बिल्कुल सिंपल वे में देखना है, आपको कुछ भी नहीं, सिंपल है बिल्कुल आपके, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, केवल चीजों को नोट करना है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। इसलिए आपको पूरे टाइम तक, जब तक 15-20 मिनट केवल लगेंगे इसमें, तो उस टाइम तक आपको यहाँ पर पूरी तरह से बने रहना है और इतनी टाइम तक आपको फोकस करके रखना है। तो देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो, अब नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो ब्रेक डाउन होगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पर भी एक एटीपी का यूज होता है। क्लियर। यहाँ पर भी एक एटीपी का यूज होता है, इसलिए रिएक्शन को क्या कह दिया है, फास्फोरिलेशन रिएक्शन। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर एडीपी बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर एंजाइम को भी ध्यान देना है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज यहाँ पर एंजाइम यूज होगा, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। और ये भी मैग्नीशियम आयन से ही इसके कैटेलिस्ट की तरह काम, मैग्नीशियम आयन क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करेगा। क्लियर। अब देखिए आपको पता होगा कैटेलाइटिक एक्टिवेटर होते हैं, कैटेलाइटिक पॉइजन होते हैं। क्लियर। तो इसमें एक कैटेलाइटिक एक्टिवेटर का काम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ग्लाइकोलिसिस की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम कहते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। तो आपको इस पर कई बार अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस रिएक्शन पर पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो यहाँ पर एंजाइम कौन सा, एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है 2 कंपाउंड्स में, ब्रेक डाउन होता है 2 कंपाउंड्स में, यानी कि इसकी क्लीवेज होती है। क्लीवेज का कह सकते हैं या लिसिस कह सकते हैं। क्लीवेज यानी कि टूटना किसी चीज का, या फिर क्लीवेज का आप जानते हैं मतलब, क्लीवेज का मतलब ये होता है, ये माइटोसिस की तरह होते हैं क्लीवेज जो होता है। इसमें क्या होता है कि सेल की जो बेसिकली यहाँ पे शेप सेम होता है बट उसमें यानी कि आपकी किसी का वॉल्यूम इतना है, अब ये वॉल्यूम इतना ही रहेगा बट इसके अंदर सेल की संख्या, नंबर्स बढ़ जाते हैं, इसको हम क्लीवेज कहते हैं।
यानी कि सेल की ओवरऑल वॉल्यूम नहीं बढ़ते, केवल उसके अंदर सेल्स के नंबर बढ़ जाना, इसे हम क्लीवेज कहते हैं। तो इसी तरह की रिएक्शन होती है ये, इसको क्या कहते हैं हम, क्लीवेज कहते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि इस स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चीज की जो आपको याद रखना है। अगली देखिए क्या याद रखना है आपको, ध्यान आपको ये देना है यहां पर नेक्स्ट स्टेप में कि देखिए यहां पे ये जब क्लीवेज हुआ यहां से एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो एक आपका बना ग्लाइसेरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक क्या बना, ग्लाइसेरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, और एक साइड बना DHAP जिसे हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो एक बना ग्लाइसेरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक बना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये आपस में क्या हो जाते हैं, इस तरह से रिएक्शन करते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन हम किसे कहते हैं, यानी कि आपस में ये कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए इसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और यहां पर इंपॉर्टेंट एंजाइम पूछा जाता है बार बार, जो नोट कर लेना है, फास्फोट्रायोज आइसोमरेज। ये फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम इस रिवर्सिबिलिटी को करवाता है, यानी कि आपस को एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर 6 कार्बन थे, अब ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड है, क्लियर। तो यहां पर मैंने एक स्टेप यहां पर नहीं लिखी क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह नहीं थी। तो आपको याद रखना है ये जो बनेगा ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो यहां से एक स्टेप और होगी जिसमें इसमें ये ही बनेगा, ग्लाइसेरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही बनेगा, बट इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, क्लियर। ग्लाइसेरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही बनेगा बट इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ये याद रखना है आपको, क्लियर। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो ग्लाइसेरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे बने हैं 2 मॉलिक्यूल, इसमें हम H3PO4 को डालते हैं, यहाँ पे H3PO4 रिएक्शन करेगा तो उसके बाद हमारा क्या बनेगा, 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट बनेगा। और अब यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि जो हमारा ग्लाइसेरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, इसको हम 3 फॉस्फेट ग्लाइसेरिल्डिहाइड भी कह सकते हैं। इस यहीं से सब जो मॉलिक्यूल बनेंगे उसमें 2 आगे लगा देना है, यानी कि आपके अगर NADH2 भी बनेंगे तो उसमें भी 2 आगे लगाना, ATP का फॉर्मेशन भी होगा तो 2 आगे लगा देना है, कोई सा भी मॉलिक्यूल कोई सा भी सबस्ट्रेट है तो उसमें भी 2 लगा देना है, सब में ओवरऑल में 2 लगा देना है, केवल वाटर वगैरह को छोड़कर, क्योंकि वाटर में तो आप 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल से कोई वाटर में फर्क पड़ता नहीं है इतना ज़्यादा, पर आप वाटर को छोड़ के बाकी सब में आपको 2 लगा देना है, क्लियर। तो देखिए यहीं से 2 सब जगह पे आपको दिख रहा है, ये ध्यान देना है यहाँ पर। अब देखिए ग्लाइसेरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हमने H3PO4 डाला, मिला रिएक्शन मिली, हमें मिलेगा 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट। 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट या ग्लाइसरेट को ग्लाइसरिक एसिड भी कह सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, कहीं पर ग्लाइसरिक एसिड लिखा हो ग्लाइसरेट की जगह तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज होती है, क्लियर। तो देखिए 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट बना और यहाँ पर 2 NAD से 2 NADH2 बनता है। ये अच्छे से याद रखना है, कौन सी ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं कौन सी रिएक्शन में NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो जब जब ग्लाइसेरिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट का फॉर्मेशन होता है तब हमें 2 NADH2 मिलते हैं, ये आपको याद रखना है, क्लियर। और ये यहाँ पर एंजाइम, सब जगह एंजाइम की एक्टिविटी होती है पर हमने एंजाइम का नाम नहीं लिखा क्योंकि इन्हीं नाम से एंजाइम होते हैं जनरली, क्लियर। तो इस वजह से अब देखिए अगली रिएक्शन क्या है, यहाँ पे 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट जो है, यहां से जब 3 फास्फोग्लाइसरेट बनेगा तो यहां पर 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, यहां पर 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, ये अच्छे से याद रख लेना है और ये भी एंजाइम की एक्टिविटी में होगा। उसके बाद देखिए जब 3 फास्फोग्लाइसरेट से 2 फास्फोग्लाइसरेट का फॉर्मेशन होगा, जब 3 फास्फोग्लाइसरेट से 2 फास्फोग्लाइसरेट का फॉर्मेशन होगा तो उस समय कोई भी
एनर्जी वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हमने क्या कहा है, केवल रीअरेंजमेंट यहां पर हुआ है। केवल क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट। किसी भी एनर्जेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन यहां पर नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसे कहा रहा है कि ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। केवल जो हमारा प्रोडक्ट बना था उसका रीअरेंजमेंट हुआ है। क्लियर। इससे पहले हमने देखा था जहां पर क्लीवेज के बाद में डीहाइड्रोजनेशन हमने कहा था, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर आए थे, NADH2, NADH, H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे निकल रहे हैं, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, डीहाइड्रोजिनेशन। क्लियर। किसी में हाइड्रोजन को ऐड करना मतलब हाइड्रोजिनेशन, और किसी में हाइड्रोजन बाहर हो रहा है यानी कि डीहाइड्रोजिनेशन। अच्छे से याद रखना है चीजें। अब देखिए अगली चीज, यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, डीफास्फोरिलेशन। बाहर आ रहा है एटीपी, डीफास्फोरिलेशन। क्लियर। तो यहां पे भी सब जगह मैंने बता दिया, आपको 2 लगा देना। उसके बाद रीअरेंजमेंट देख लिया हमने, कोई भी एटीपी या NADH2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसे रीअरेंजमेंट। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, अच्छे से याद रख लेना। यहां पर जो लास्ट स्टेप होती है उसके पहले वाले स्टेप में, उससे पिछली स्टेप में क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीहाइड्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रेशन। तो आपको स्टेप से याद रखनी पड़ेगी कि कहां से क्या होता है। तो 2-फास्फोग्लाइसरेट से जब फास्फोइनोल पाइरुवेट बनता है तो उसमें इनोलेज एंजाइम, इस एंजाइम का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इनोलेज एंजाइम यहां पर एक्टिविटीज कैटलिस्ट होता है और इस तरह से यहां पर वाटर निकलता है। अब देखिए अगला, फास्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड का बनना। पाइरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ये सब 3 कार्बन कंपाउंड भी होते हैं, इसी वजह से इनके आगे हमने 2 लगा रखा है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। क्लियर। उसके बाद अगली चीज देखिए, यहां पर लास्ट रिएक्शन में भी 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक। तो इससे हमने क्या कहा, इसको भी डीफास्फोरिलेशन कहा है हमने। अब देखिए पहली सारी स्टेप्स को एक बार और देखो। पहली स्टेप थे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यहां पर क्लीवेज में 2 पार्ट में रिएक्शन टूट जाएंगी, तो यहाँ पे 3 कार्बन के बनेंगे, एक में ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर। और फाइनली ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और यहां से फिर अगली होगी 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट, फिर 3 फास्फोग्लाइसरेट, फिर 2 फास्फोग्लाइसरेट, फिर फास्फोइनोल पाइरुवेट, और फिर पाइरुविक एसिड। तो स्टेप्स बहुत ज्यादा सिंपल है ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन की। क्लियर। आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पर कि इसमें कितने एटीपी बन रहे हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, क्या इसमें CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इन पर ही लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन पर ही हमें अब फोकस करना है। तो यहाँ पर हमने बेसिक इन चीज़ों की देख ली है, सारी रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पे भी पूछे जाते हैं कि कौन सी फास्फोरिलेशन है, कौन सी आइसोमेराइजेशन है, कौन सी क्लीवेज रिएक्शन है, कौन सी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो अच्छे से आपको समझ में आई चीज़ें। अब हमें मेन मुद्दे पर आना है जो नीट के अंदर लगातार पूछा जाता है। क्लियर। सबसे पहले एटीपी के बारे में पूछा जाता है और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो आपने देखा यहाँ पर एक तो फर्स्ट स्टेप जो आपकी थी और उसके बाद थर्ड स्टेप जो थी उसमें 2 ATP यूज होते हैं, 2 ATP का यूज होता है। तो आपको क्या समझ में आया कि ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन के अंदर 2 ATP का यूज होता है। अच्छे से नोट कर लेना कि ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन के अंदर 2 ATP का डायरेक्टली यूज होता है। ये अच्छे से याद रख लेना है आपको। अगली चीज अब देखो यहाँ पर, ये ATP के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ATP, अभी ATP की हम बात कर रहे हैं। क्लियर। तो ATP का यूज हमने देख लिया। अब ATP बन कहाँ रहे हैं, ATP बन कहाँ रहे हैं, ये देखो
ये जो हमारी रिएक्शन है 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरेट जब 3 फास्फोग्लाइसरेट बनता है तो यहाँ 2 ADP से 2 ATP बनता है, यानी कि 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा ही एक लास्ट जो हमारी स्टेप है जहां पर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है फास्फोइनोल पायरुवेट से, वहां पर भी 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो डायरेक्टली 4 ATP बनते हैं। चीजें नोट करना है डायरेक्टली, क्योंकि नीट के लिए और सारी आपकी 11th 12th सभी के लिए जहां पर भी आप बोटनी पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस यानी कि रेस्पिरेशन आप पढ़ रहे हैं, सब जगह इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको ही पढ़ना है। तो देखिए डायरेक्टली एटीपी 2 एटीपी यूज होते हैं, 4 एटीपी का डायरेक्टली फॉर्मेशन होता है। डायरेक्टली फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, 4 एटीपी का डायरेक्टली फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म्ड इन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। डायरेक्टली पूछा जाता है, सब में पूछा जाता है, नीट हो कोई सी भी एग्जाम हो। क्लियर? तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में डायरेक्टली 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब देखिए, क्योंकि 4 एटीपी टोटल बनते हैं, 4 एटीपी टोटल बनते हैं, 2 एटीपी यूज होते हैं, तो हमें नेट गेन ऑफ एटीपी, 2 वर्ड याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है नेट गेन ऑफ एटीपी, एक होता है टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी। एक है नेट गेन ऑफ एटीपी, एक है आपका टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये कई बार पूछा गया है इस तरीके से क्वेश्चन। नेट गेन एटीपी में केवल 2 एटीपी है, क्योंकि आपके 4 तो बनते हैं इसके अंदर। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर 4 एटीपी टोटल बनते हैं और 2 एटीपी का यूज हो जाता है। इसलिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नेट गेन ऑफ एटीपी, तो केवल 2 आंसर आएगा, 2 एटीपी का नेट गेन होता है यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे अगर पूछा जाता है टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी, तो इसका भी ध्यान देना है। अब देखिए, हमें 4 एटीपी यहां पर मिल चुके थे डायरेक्टली, पर यहां पर ये डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। जो NADPH2, आपको ध्यान देना है कि एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 एटीपी हमें मिलते हैं। एक NADH2 से 3 एटीपी हमें मिलते हैं, पर ये कहां पर मिलते हैं? बाद में मिलेंगे, जो एरोबिक रिएक्शन करेंगे उनको मिलेंगे। क्लियर? जो बाद में एरोबिक रिएक्शन करेंगे उनको मिलेंगे 3 एटीपी एक से, यानी कि हमारे पास 2 NADH2, तो हमें टोटल 6 एटीपी मिलेंगे अगर हम एरोबिक रिएक्शन करेंगे तो। ठीक, हमारे पास ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है, हमारे पास तो है ही सही, पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं? अनएरोबिक कर लेते, तो उनको ये नहीं मिलेंगे, उनको नेट गेन ऑफ एटीपी 2 एटीपी ही मिलेंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अनएरोबिक रिएक्शन में हमें केवल 2 एटीपी मिलते हैं, तो इस वजह से मिलते हैं। आया समझ में? अब अगर हम क्या करेंगे, एरोबिक रिएक्शन करेंगे, तो हमें ग्लाइकोलिसिस, केवल ग्लाइकोलिसिस साइकिल से कितने एटीपी मिल जाएंगे? 6 एटीपी तो NADPH2 से, प्लस 4 एटीपी डायरेक्टली बने थे हमारे, तो 10 हो गए, 10 एटीपी हो गए, और क्योंकि 2 यूज भी हो गए हैं, तो हमें नेट टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी 8 एटीपी होगा। टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी, टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी, अच्छे से याद रखना। अगर नेट गेन ऑफ एटीपी पूछा जाता है तो केवल 2 एटीपी, और अगर आपसे पूछा जाता है टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी, तो आपको याद रखना 8 एटीपी। क्लियर? आया समझ में आपको अच्छे से? बिल्कुल फोकस करना है इन चीजों पे, इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, नीट में हो या किसी भी एग्जाम के अंदर, आप 100% आंसर कर दोगे इसमें। अब देखिए, अगली चीज आपको क्या ध्यान देना है इसमें, अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि आपने पूरी समझ ली है इसको। आपसे एक पूछा जाता है जो हमने अभी देखा था कि वाटर कहां पर रिलीज होता है, वाटर कहां पर रिलीज होता है। क्लियर? तो आपको क्या कहना है कि जहां पर फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनता है,
फास्फोइनोल पाइरुवेट जो बनता है हमारा, किससे बनता है? 2-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड या 2-फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, पूरा लिख देता हूं मैं आपको। क्लियर? तो यहां पर वाटर रिलीज होता है और यहां पर एंजाइम कौन होता है? इनोलेज। तो ये रिएक्शन भी आप अच्छे से याद रखें, बार बार पूछे जाने वाली रिएक्शन है। तो वाटर यहां पर रिलीज होता है, ये आपको ध्यान देना है इस रिएक्शन के अंदर। क्लियर? और इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान देना है। अगली चीज किस चीज पर ध्यान देना है? अब अगली ये देखना है कि क्या ग्लाइको, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार और कई बच्चे कंफ्यूज हुए हैं इसमें अंदर। तो आपको क्या ध्यान देना है कि क्या डीकार्बोक्सिलेशन होता है? डीकार्बोक्सिलेशन क्या मतलब है? डीकार्बोक्सिलेशन का बात सुनो। अगर किसी में CO2 को ऐड किया जाता है, अगर CO2 को ऐड किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगर CO2 को ऐड किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और जहां पर CO2 निकलेगी उसे हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो आपने पूरी की पूरी अभी ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ा है अच्छे से, क्या आपको कहीं पर लगा कि CO2 निकला है? नहीं निकला है। तो आपको क्या बोलना है कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल के अंदर एक भी CO2 मॉलिक्यूल नहीं निकलता है और इसमें डीकार्बोक्सिलेशन एक बार भी नहीं होता है। क्लियर? अच्छे से डायरेक्टली याद रखना है, ठीक? अब कुछ और चीजें हम देख लेते हैं इसके बारे में। पहली चीज तो ग्लाइकोलिसिस जो है इसको हम EMP पाथवे कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। EMP पाथवे का मतलब क्या है? एम्बेडन मेयरहोफ परनास पाथवे। एम्बेडन मेयरहोफ परनास पाथवे, तीन अलग अलग साइंटिस्ट थे। क्लियर? तो इन तीन साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल की डिस्कवरी करी, इसलिए इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल को हम कहते हैं एम्बेडन मेयरहोफ परनास पाथवे। क्लियर? अच्छे से चीज याद रखना है। अब देखिए अगली चीज, एक चीज आपको ध्यान देना है जो इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, कि जो RBC है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, जिनको अच्छे से पता है वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, पर जिनको पता नहीं है वो कंफ्यूज होते हैं। RBC आपने पता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपका RBC का होता है। ऐसी RBC होती है, ऐसा मान लो आप। बाइकॉनकेव शेप की RBC होती है, ठीक? RBC के अंदर आपको एक चीज पता है कि केवल हेमोग्लोबिन पाया जाता है। जो मेच्योर RBC होती है उसके अंदर ना तो न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपको पता है। क्लियर? जिनको पता नहीं है वो याद रख लें कि मेच्योर RBC, रेड ब्लड सेल्स, इराइथ्रोसाइट, बहुत सारे नाम हैं। क्लियर? तो ये जो RBC होती है इसके अंदर, मेच्योर RBC के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो बताइए इसके अंदर, क्योंकि सेल है वो भी, RBC एक सेल है, तो बताइए इसको एनर्जी कहां से मिलेगी? कौन से पाथवे से इसको एनर्जी मिलती है? तो आपको अच्छे से याद रखने ना कि RBC को केवल और केवल ग्लाइकोलिसिस पाथवे से ही एनर्जी मिलती है। RBC को केवल ग्लाइकोलिसिस पाथवे से ही एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और केवल एरोबिक रिएक्शन केवल वो ही कर पाते हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, यानी कि ये आगे क्रेब्स साइकिल होगी ही नहीं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल कहां पे होती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ETS कहां होती है?
इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो दोनों जो साइकिल है वो यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, यानी कि इसको एनर्जी केवल किससे मिलेगी, ग्लाइकोलिसिस से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि आरबीसी में जो एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो भी एक सेल है, एनर्जी की सेल को ज़रूरत पड़ती है, तो उसको एनर्जी मिलने का केवल एक ही मीडियम होता है, एक ही सोर्स होता है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे। क्लियर, ये ध्यान देना है अच्छे से, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। क्लियर, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो हमारा पूरी तरह से ग्लाइकोलिसिस के हमने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है। इसके बाद आपको कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लियर, तो इस तरह से आपको देखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से फिर अगली हम देखेंगे। अभी हमें केवल एरोबिक रिएक्शन में केवल 8 एटीपी का नेट गेन हुआ है, पर हमें 38 एटीपी बनाना है, तो हमें पूरी रिएक्शन को क्या करना है, डिटेल में देखना है। तो क्रेब्स साइकिल को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में देखेंगे। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से इस तरीके से। क्लियर, ओके, थैंक यू।